ताजा मामला सामने आया है प्रतापगढ़ से, जहां पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। जेठवाड़ा इलाके में गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि युवती के गांव पहुंचे डीएम और एसपी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां 4 लोगों ने एक युवती के साथ किया है गैंगरेप। इस वारदात के बाद लोगों में है खासी नाराजगी और गांव में इस वक्त काफी तनाव का माहौल बना हुआ है और युवती के गांव पहुंचे डीएम और एसपी। डीजल के दाम में बढ़ोतरी किए जाने की उम्मीद है। कैबिनेट के अहम फैसले के बाद सरकार ने डीजल को डीरेगुलाइज कर दिया है। इसके बाद डीजल के दाम तय करने का फैसला तेल कंपनियों पर छोड़ दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि डीरेगुलाइज किए जाने के बाद तेल कंपनियों में अब डीजल के दाम की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि रसोई गैस के मामले में कैबिनेट ने लोगों को राहत दी है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब सब्सिडी वाले सिलेंडर्स का कोटा बढ़ा दिया गया है, जिससे अब सब्सिडी के 6 सिलेंडर्स की जगह 9 सिलेंडर्स मिलेंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने रियायती सिलेंडर के दाम में भी कोई बढ़ोतरी नहीं किए जाने का फैसला लिया है। And the CCP has approved the proposal to raise the cap from 6 cylinders to 9 cylinders. No change in price. Diesel is concerned, the OMCs, that the marketing companies, have been authorized to make price correction from time to time. डीजल के दाम में बढ़ोतरी किए जाने की उम्मीद है। कैबिनेट के अहम फैसले के बाद सरकार ने डीजल को डीरेगुलाइज कर दिया है। समाजवादी पार्टी की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी बैठक आज लखनऊ में की गई, जहां इस बैठक की अध्यक्षता खुद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने की। वहीं इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी बड़े नेता समेत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कैबिनेट के सभी बड़े मंत्री भी मौजूद थे। इस बैठक में जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को ये साफ हिदायत दी कि वो पार्टी लाइन से जुड़कर ही काम करें। वहीं उन्होंने अधिकारियों को भी ये साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर वो पार्टी और पार्टी के वादों से जुड़े कामों के बीच बाधा बनेंगे तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोकसभा के प्रत्याशियों से भी उन्होंने ये साफ कहा कि वो बैनर और पोस्टरों पर अपने नाम और फोटो से ज्यादा पार्टी के कार्यों को दिखाएं और कहा कि वो लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लें, क्योंकि वो कभी भी हो सकते हैं। वहीं उन्होंने इस सब के बीच वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के बारे में भी योजनाएं जल्द ही लागू करने की बात कही और अंत में अखिलेश सरकार के पिछले 10 महीनों के बारे में भी समीक्षा की और जिससे वो खासे नाराज भी दिखे। जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस पूरी सभा में ये साफ कहा कि वो 1 हफ्ते के भीतर सरकार को दुरुस्त कर देंगे। जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की गई कार्यकारिणी बैठक में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को ये साफ हिदायत दी कि वो पार्टी लाइन के हिसाब से ही काम करें। वहीं अखिलेश सरकार के पिछले 10 महीनों से वो खासे नाराज दिखे। 18 और 20 तारीख के बीच कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक का एजेंडा भले ही अभी तक साफ न हो, लेकिन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपना एजेंडा जयपुर जाने से पहले ही साफ कर दिया है। एजेंडा ये कि अगर मोदी फैक्टर का सफाया करना है तो कांग्रेस को अपना ट्रम्प कार्ड आगे रखना होगा। ट्रम्प कार्ड मायने राहुल गांधी। राहुल गांधी के नाम पर साफ साफ बोलने वाले विजय बहुगुणा उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम के फैसले बसते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने ये भी कह डाला कि महंगाई के लिए केंद्र या राज्य सरकार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल जिम्मेवार है और अगर पेट्रोलियम मंत्री सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 6 से 9 नहीं बढ़ाते तो प्रदेश सरकार अपने दम पर 3 सिलेंडरों की सब्सिडी देने की सोच रही थी। लग्जरी गाड़ियों के सवाल पे भी मुख्यमंत्री कन्नी काटते नजर आए, लेकिन ये भी कहा कि जो योजनाएं बीजेपी की पूर्वोत्तर सरकार ने कागजों पे शुरू की थी, वर्तमान की कांग्रेस सरकार उन्हें हकीकत में बदल रही है। देखिए, आज तो पार्टी का अधिवेशन और कॉन्क्लेव है। इसमें जो चुनौतियां आज पार्टी के सामने राज्यों में, देश में चुनाव आने वाले हैं, कई राज्यों में लोकसभा का चुनाव भी यहाँ पास ही है, तो
क्या मुद्दे हैं जिनको हमको समझना है, केंद्र की क्या नीतियां हैं, केंद्र के सामने क्या समस्याएं हैं, राज्यों की क्या परेशानियां हैं, पार्टी का क्या दृष्टिकोण होना है, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है, क्षेत्रवादी ताकतें, जातवादी ताकतें, तो काफी चैलेंजेस हैं। जयपुर चलने से पहले ही विजय बहुगुणा ने चाल पर सवाल उठा दिया। सवाल ये कि जब प्रदेश में योजनाओं के कार्यान्वयन की बात आती है तो शासन की रफ्तार से प्रशासन तालमेल नहीं बिठा पाता, इसलिए बजट का पैसा अधर में ही लटक जाता है। उत्तराखंड का नौकरशाह विधायकों को आग दिखाता है और जब सुख सुविधा की बात करें तो मंत्रियों से भी पीछे नहीं रहता। इसलिए जब सरकार ने मंत्रियों के लिए लग्जरी गाड़ी का इंतजाम किया तो अधिकारी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी अपने लिए व्यवस्था कर दी लग्जरी गाड़ियों की। ऐसे में शान की सवारी कहे जाने वाली एम्बेसडर गाड़ी को ठिकाने लगाने की जुगत भी शुरू हो गई है। प्रदेश में पहले मंत्रियों को लग्जरी गाड़ी देने की सरकार की मंशा थी, लेकिन जब शासन के अधिकारियों के पास ये प्रस्ताव गया तो मानो उनके दिल की मुराद मिल गई और एम्बेसडर गाड़ियों से छुटकारा मिलने का मौका। इसलिए शासन के बड़े अधिकारियों ने अपनी पूरी नौकरशाह बिरादरी के लिए लग्जरी गाड़ी का प्रावधान करवा डाला और कारों के 4 श्रेणियों में बांट दिया। वहीं कौन सी लग्जरी गाड़ी किसको मिलेगी यह भी तय कर दिया गया है। साफ है, जब मंत्री ऐश कर रहे हैं तो फिर अधिकारी कैसे पीछे रह सकते हैं। इसलिए मुख्य सचिव से लेकर निचले स्तर के अधिकारियों तक के लिए गाड़ियों की व्यवस्था कर दी गई है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नई गाड़ियां आ रही हैं तो शान की सवारी कही जाने वाली एम्बेसडर गाड़ियों का क्या होगा। प्रदेश भर में 600 के लगभग एम्बेसडर कारें हैं, जिसमें ज्यादातर 1 लाख किलोमीटर की अपनी मियाद पूरी कर चुकी है। वहीं कई गाड़ियों को 3 लाख किलोमीटर तक चलाया जा चुका है। ऐसे में सरकार इसे कंडम या नीलाम करने के विकल्पों पर भी सोच रही है, क्योंकि ये गाड़ियां जो है गदर के जमाने की हो गई हैं, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता है। इसलिए वी हैव डिसाइडेड कि ऐसी गाड़ी लाएं जो फ्यूल एफिशिएंट हो और जिसका मेंटेनेंस आसान हो। वहीं सीएम तो शान की सवारी यानी एम्बेसडर को म्यूजियम में भेजने की बात कर रहे हैं। वहीं सरकारी वाहनों के ड्राइवरों के अनुसार सुरक्षा के लिहाज से नई गाड़ियां कहीं से भी एम्बेसडर की टक्कर में नहीं है। आखिरकार उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव की बारी आई गई है। इस पद के लिए 18 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया होगी और जरूरत पड़ने पर 19 जनवरी को चुनाव होगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि पूर्व मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और मोहन सिंह रावत इस दौड़ में प्रमुख रूप से शामिल हैं। लेकिन इस बार नए अध्यक्ष के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्रियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। न सिर्फ उन्होंने अपने चहेतों पर दाव लगाया है, बल्कि वो खुद भी अध्यक्ष बनने के जुगाड़ में लगे हैं। इन हालातों के बीच पार्टी हाईकमान के लिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण में संतुलन बैठाते हुए सर्वमान्य अध्यक्ष तलाशना एक बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जहां अपना संविधान, जहां लोकतंत्र है, जहां चुनाव होते हैं। तो हमारी प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है। चुनाव हमारे 18 और 19 को चुनाव होने का और चुनाव में सर्वसम्मति तय हो जाएगी। कुल मिलाकर इस बार उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष पद का चुनाव बेहद रोचक नजर आ रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हाईकमान लोकसभा चुनावों से ठीक पहले किस सारथी पर अपना दाव लगाता है। रामपुर से सांसद जया प्रदा वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। हालांकि इस खबर की पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों की माने तो राजमुंद्री इलाके से लोकसभा का चुनाव जया प्रदा लड़ सकती हैं। जया प्रदा ने पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। आपको बता दें कि वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन की पार्टी है, जो फिलहाल आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद है। उधर अमर सिंह ने जया बच्चन को पहले ही बधाई दे दी है। I can talk about her today. I don't think today she has taken any decision to join. Speculation was there about BJP also. Speculation was there about this also. I will simply say that so far she has stood with me like a rock, and I am grateful to her for being with me against all odds. Like Hema ji or Shatrughan ji or Vinod Khanna ji, she could have joined BJP. YSR Congress might be doing exploratory invention of probable candidature of her because she hails from Rajmundri. सपा के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश बीज निगम अध्यक्ष साहब सिंह सैनी की पहली पत्नी ने कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की है।
जिसमें उन्होंने लंबे वक्त से नहीं मिले भरण पोषण खर्च की भुगतान राशि बढ़ाने की कोर्ट में गुहार लगाई है। याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक 22 महीनों में किए गए 66,000 रूपए खर्च के भुगतान के साथ साथ आने वाले वक्त में मौजूदा पद के अनुसार 30,000 रूपए प्रतिमाह की दर से रुपए देने की अपील भी की है, जिससे वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। प्रदेश में 5 साल बाद हो रहे आईएएस वीक का आज शुभारंभ हो गया। इस दौरान पूरे प्रदेश भर के आईएएस अधिकारी इस आईएएस वीक में हिस्सा लेंगे। आईएएस वीक पूरे 1 हफ्ते तक चलेगा। मुलायम सिंह की नाराजगी का असर आईएएस सप्ताह पर पड़ना लाजमी है। उसकी छाया आज पहले दिन भी दिखाई दी, जब फोटो प्रतियोगिता के दौरान सिर्फ एक आध अफसर ही नजर आए। कल आईएएस अफसरों की बैठक मुख्यमंत्री के साथ होनी है, जिसमें विकास के एजेंडे पर बातचीत होनी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री का रुख देखने के बाद ही एसोसिएशन अपनी रणनीति बनाएगा। बहरहाल एसोसिएशन में इस बात पर गंभीर चर्चा जारी है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी की इमेज दुरुस्त की जाए। कई अफसर इस बात के समर्थक हैं कि भ्रष्ट और ईमानदार अफसरों के बीच लकीर होनी चाहिए और खुद एसोसिएशन को इसके लिए कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। लेकिन वो व्यवस्था क्या हो और कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए, इसे लेकर कोई साफ चीज सामने नहीं आ रही है। लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री के साथ कल होने वाली बैठक और 19 को आईएएस एसोसिएशन की होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान इस बात को जरूर उठाया जाएगा। कुछ अफसर तो यहाँ तक तैयार हैं कि अगर इस आईएएस वीक में इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो इसके बाद कुछ अफसर अपने तौर पर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। इस वीक का मुख्य उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में जो इतना दूर तक फैला हुआ और इतने बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, उनको एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिले, लोग एक दूसरे को जाने और विकास और शासन के मुद्दों के अलावा अपने ऐसे मुद्दे जो उनको अफेक्ट करते हैं उन पर विचार विमर्श करें। पहले दिन के कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम लोगों के कंपटीशन ऐसे प्रतियोगिताएं हैं जिसमें परिवार और परिवार के सदस्य लोग आपस में मिलजुल सके और आपस में वार्तालाप कर सकें। इतना ही नहीं, अफसरशाहों और नेताओं के बीच में बढ़ रही तल्खियां भी इस आईएएस वीक में एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभर रही हैं। लिहाजा इन मुद्दों पर भी आईएएस वीक में जमकर चर्चा होगी। महाकुंभ की आस्था फिल्मी कलाकारों को भी संगम के तट पे ले आ रही है। फिल्मी हास्य कलाकार राजपाल यादव आज अपने गुरु के आश्रम की तैयारियों का जायजा लेने इलाहाबाद पहुंचे। देखिए, 99 से हम दद्दा जी के सानिध्य में आए थे और तब से दद्दा जी जो हैं हमारे 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्रीय के, और उसके साथ में कभी 18 पुराण, कभी 108 पुराण, कभी 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महारुद्रीय, उसके साथ में भागवत कथा, दर्शन, आजकल की सामाजिकता, समाज के ऊपर दर्शन देते हैं दद्दा कि मैं सिर्फ यही प्रार्थना कि अपने परम पूजनीय गुरु जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी दद्दा जी, जो हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं, जो हमारे जीवन के डायरेक्टर हैं, मैं उनके चरणों में हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि 2013 में 125 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं और सारे लोग अपनी 4 दीवारियों के अंदर एक एक कैंडल जलाएं और कि हम जैसे हमारे परिवार 4 दीवारियों के जो रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, जो रिश्ते हैं, इन्हीं को हम जब सड़क पे जाएंगे तो इन रिश्तों की कद्र करेंगे। कई साल पहले जिसे वीरप्पन समझ के किया गया था गिरफ्तार, वो वीरप्पन नहीं बल्कि थे इलाहाबाद वाले दुकान जी। दुकान जी अपने कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। हम आशा करेंगे कि दुकान जी गंगा की अविरलता को बरकरार रखने के लिए भी सहयोग करेंगे। मेरी शुरू से एक आदत थी कि मैं ऊट पटांग हरकत ऐसा करूं, मगर फिर सोचा कि पूरे दुनिया में कैसे नाम हो, तो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ है, जहाँ पर एक मसूरिया दीन थे जिनकी 9 फीट 7 इंच की मूछें थी। वो दुनिया के पहले व्यक्ति गिनीज बुक के थे। उनके न रहने पे राजस्थान का करना भील जो है, उनकी 7 फुट 6 इंच की मूछें थी। तो इन लोगों की मूछें बढ़ रही थी तो मेरी भी मूछें बढ़ने लगी। तो हमने सोचा कि ये लोग तो अब गिनीज बुक में हम उतना बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि इसको किसी अनोखे तरह के रूप में कुछ कोशिश करें। तो उसी बीच में मेरी एक अवघड़ से मुलाकात हो। दिल्ली से सटे साहिबाबाद में व्यापारियों ने 2 चोरों की जमकर धुनाई की और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली से सटे साहिबाबाद इलाके में वारदात को अंजाम देने के मकसद से घूम रहे 2 चोर व्यापारियों के हाथ चढ़ गए। दोनों चोरों की जमकर पिटाई के बाद उन्हें साहिबाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना साहिबाबाद के पाइप मार्केट इलाके की है। कार को पंक्चर का सामान चोरी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य वारदात के इरादे से घूम रहे थे। आसपास के व्यापारियों की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने पूछताछ की। इससे घबराकर कुछ लड़के तो वहां से भाग खड़े हुए,
वहीं 2 बदमाशों को व्यापारियों ने घेर लिया और जमकर पिटाई के बाद साहिबाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि दोनों चोर कार को पंक्चर कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। दिल्ली में हुए दामिनी रेप केस के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम हवाई निकले। परिवहन आयुक्त ने 3 जनवरी को यह आदेश दिया था कि सभी अथॉरिटीज 15 दिन के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोगों का वेरिफिकेशन कराएंगे, लेकिन ये आदेश